डाइट में दो बेसिक प्रॉब्लम आ जाते हैं। पहला प्रॉब्लम है टॉक्सिन का, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है जी, टॉक्सिन जो खुराक आप देते हैं उसमें टॉक्सिन होता है जिसकी वजह से जानवर जल्दी ठहरता नहीं है। इसका हल ये है कि आप खुराक में टॉक्सिन बाइंडर डालें। वो वजूहात बताता हूँ जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, जिनको अगर आप कवर कर लें तो इंशाल्लाह ये रिपीटिंग के मसाइल जो है ना आपके कम हो जाएंगे। देखिए 5% तक रिपीटर फार्म पे होते हैं, 5% तक। 100 गायें हैं ना आपके पास, तो 5 गायें रिपीट कर जाए, ये कोई मसले वाली बात। आप बहुत खुशी हुई आप आए, हमने बुलाया आपको, तो सिर्फ यही पूछना था, छोटा फार्मर है हम और थोड़ा सा बेहतरी हो जाए इंशाल्लाह अल्लाह की दात आपको कामयाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं मौजूद हूँ जी इस वक्त कसोवाल में और मेरे साथ फार्मर मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। यहाँ पर छुट्टियों पर पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, इनके साथ सिटिंग कर रहे हैं। इन्होंने माशाल्लाह एक लंबी चौड़ी लिस्ट सवालात की बनाई है अपने फार्म के हवाले से। तो हमने प्लान किया कि चलें इनको सवालों के जवाबात को रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप ये बेसिकली स्मॉल फार्मर हैं, ये आप जैसे देख सकते हैं। अगर हमारे पीछे जो शेड है ये सिरकी का बना हुआ है, एक छोटा सेटअप है। यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे और इसको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव के तौर पे इसको लेके चलना चाह रहे हैं। तो अभी हम इस पे बात करेंगे, इनके सवाल सुनेंगे और इनके जवाबात को एड्रेस करेंगे। इंशाल्लाह आपको भी इससे फ़ायदा होगा। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप आए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि एनिमल रिपीट क्यों होते हैं? रिपीट मतलब आपने एक दफ़ा इंसेमिनेट करवाया, फिर दोबारा मतलब बहुत जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होते। थोड़ा सा इसका बताइएगा। इसका ओवरव्यू मेरी नज़र में ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि वनडे में यूरिया की मिकदार बड़ी ज़्यादा होती है, वो कहते हैं जी ये रुक नहीं पाता है। तो इसका आप ज़रा बताइएगा। रिपीट ब्रीडिंग को जानवर जो ठहरता नहीं है ना, इसकी बहुत सारी वजूहात, इसकी बहुत सारी लंबी लिस्ट, अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे ना 20-25 वजूहात आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे वो वजूहात बताता हूँ जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जिनको अगर आप कवर कर लें तो इंशाल्लाह ये रिपीटिंग के मसाइल जो है ना आपके कम हो जाएंगे। देखिए 5% तक रिपीटर फार्म पे होते हैं, 5% तक। 100 गायें हैं ना आपके पास, तो 5 गायें रिपीट कर जाए, ये कोई मसले वाली बात नहीं, नॉर्मल है। अच्छा, अब अगर ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम है। अब इसका बेसिक वजह क्या है जो पाकिस्तान में ज़्यादा वजूहात हैं? तो मैं यहाँ पे बात करूँगा छोटे फार्मर की, जैसे आप हैं, क्योंकि आप जैसे लोग पाकिस्तान में कोई 80% फार्मिंग आप लोगों के पास है, कमर्शियल फार्मर तो बहुत थोड़ा है ना। सबसे पहला मसला ये है कि हम डाइट से शुरू कर लेते हैं। डाइट में दो बेसिक प्रॉब्लम आ जाते हैं। पहला प्रॉब्लम है टॉक्सिन का, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है जी, टॉक्सिन जो खुराक आप देते हैं उसमें टॉक्सिन होता है जिसकी वजह से जानवर जल्दी ठहरता नहीं है। इसका हल ये है कि आप खुराक में टॉक्सिन बाइंडर डालें और ख़ुद की खुराक तैयार कर लें, मसला हल हो जाएगा, सिंपल। दूसरा डाइट का मसला ये है, जैसे आपने खुद बता दिया कि यूरिया की बेजा मिकदार इस्तेमाल की जाती है। देखिए आज भी जो लोग 3000 में वनडे का बैग ले रहे हैं, अगर उनको पता हो मार्केट में आइटम्स की प्राइस क्या है, मैंने आपको फार्मूले दिए हैं ना, जब आप उनको बनाएंगे आपको समझ आ जाएगी यार कि अच्छा फार्मूला कितने में तैयार होता है। तो जब आप देखेंगे कि बगैर यूरिया डाले तो बंदा सस्ता ही नहीं हो रहा। जब यूरिया आप ज़्यादा डाल देते हो तो जानवर रिपीट होता है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि मेरे जानवर की खुराक में यूरिया ज़्यादा है या नहीं? सिंपल, आप जानवर का ब्लड टेस्ट करवाएं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करवाना है। अगर इसकी जो मिकदार है ना रिपोर्ट की 19 से ऊपर आ जाए तो आपके 19 तो आपके जानवर की खुराक के अंदर जो है वो आप समझ लें प्रॉब्लम है, इसको डील करने की ज़रूरत है। ये तो हो गया खुराक के एतबार से। दूसरा मसला मैनेजमेंट है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। गाय आपकी हीट में आती है सुबह 4 बजे, इखलाकी तौर पे उसको टीका रख होना चाहिए रात 10 से 11 बजे। मुझे बताएं रात 11 बजे कोई डॉक्टर आएगा यहाँ पे? कभी भी नहीं आएगा। क्या ख्याल है? क्योंकि जो मुझे समझ आई है अब तक, जो मैं जितने फार्मर से मिला हूँ, डॉक्टर साहब 2 घंटे सुबह अवेलेबल है, 2 घंटे शाम अवेलेबल है। ठीक है जी, तो बहुत ही कोई लकी फार्मर होगा जिसके फार्म पे रात को 12 बजे डॉक्टर टीका रखने आ जाए। ठीक है जी, होता ये है कि टाइम पर इंसेमिनेशन नहीं होती, या तो अर्ली कर देते हैं या लेट हो जाती है, दोनों सीन में जानवर रिपीट हो जाएगा। नंबर 1।
दूसरा मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जानवर जिस टाइम पर हीट में आया ना वो टाइम पता ही नहीं होता। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे आप ही का सेटअप है, रात को अगर सेटअप में रात 12 बजे गाय हीट में आ गई, किसी को क्या तुम सोते हो, ऐसा ही है। अब आप सुबह उठे, आपने देखा लो जनाब 4 या 5 बजे हम मिल्किंग करने गए थे, फलानी गाय हीट में थी, बोली थी रात वो 12 बजे की, आपने रिपोर्ट की सुबह 4 बजे, इसका मतलब ये हुआ कि 4 से 5 घंटे आपने लेट रिपोर्ट कर दी। अब आपने जो इंसेमिनेशन का टाइम बनाना है वो आप बना रहे हैं 4 बजे से, एक्चुअल में टाइम बनना था रात 12 बजे से, फिर टाइम गलत हो गया, दूसरा पंगा बन गया। अब फार्म पे हमने इस चीज को कवर करने के लिए लेबर रखी होती है, चौकीदार रात के टाइम ठीक है और दिन के टाइम तो हमारे डॉक्टर ही फिर रहे होते हैं, लेबर फिर रही होती है, पता लग जाता है। तो हम अपने जानवर को अनअटेंडेड छोड़ते ही नहीं है, हमें उसका राइट टाइम तो पता लगे यार, बोली किस टाइम से, उस टाइम पता लगेगा तो उसका होगा। तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो है सीमन की क्वालिटी का। यहाँ पर हमने बहुत सारे सीमन स्ट्रॉ माइक्रोस्कोप के लिए चेक किए हैं, क्वालिटी कोई नहीं होती। मैं आपको हैरान कुन बात बताता हूँ, गोजरे का एक फार्मर अभी रिसेंटली मुझसे सीमन लेकर गए, 2 साल से उनकी ब्रीडिंग हमारे पास है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताओ यार कि कंसेप्शन कैसी है? वो कहता है जी 10 दिन रखा 10 ही डर गई, ये होता नहीं है ऐसे। मैंने उसको कहा, मैं कहा हमारा क्लेम नहीं है ये, मैं कहा मुझे आज भी कोई सीमन लेके जाएगा, मैं सेक्स सीमन का ये क्लेम नहीं करता। मैं कहा जी आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर साहब को चुम चाट के रखें। दूसरा मैंने कहा जी जो आप डाइट दे रहे हैं ना वो बता रही है, आपकी कंसेप्शन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बता रहे हैं कि आपका जानवर जो है ना, आपकी मैनेजमेंट अच्छी है। तो भाई सीमन की जो क्वालिटी है वो इससे बड़ा फ़र्क है। अगला जो प्रॉब्लम आता है वो है जानवर की बच्चेदानी के मसाइल। मेरी एक बात बताएं, डॉक्टर साहब थोड़ा को टीका रखना आ गए, ठीक है जी। अब अक्सर औकात ना जी, आप तो चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी बात नहीं करता मैं, अक्सर औकात ये होता है कि डॉक्टर टीका रखने आए, वो पता है कि जी इसका टाइम नहीं है टीका रखने का, या वो ये कह रहे कि जी बच्चा नहीं खराब है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस होगा फेरा खाली जाएगा, ठीक है जी। अगर वो फेरा खाली जाएगा तो वो बेचारा देखेगा यार मैं तो नेकी करके फंस गया, ठीक है जी, मैंने इनको सच्ची बात बताई है, मैंने टीका रखा, कोई मुझे पैसे नहीं मिल रहे। अब वो मोटरसाइकिल के पैसे लगा कर आया, ट्रिप टाइम भी लगा कर आया, अगर वो कहेगा कि यार ये मुझे पैसे दो, फार्मर कहेगा लो डॉक्टर तो कितना की है। जैसे हम लोग जब कहते हैं ना अपना सोशल मीडिया पे कि हमारी फार्मुलेशन पेड सर्विस है, तो बहुत लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, कुछ लोग बहुत इसको माइंड करते हैं कि डॉक्टर साहब तुसी जनाब अन्नी पाई है, क्यों पैसे मांगते हैं फीड फार्मुलेशन के। वो समझते हैं कि मैं ये उनका फ़र्ज़ है, तो मेरा उनका हक है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि फ्री दसा मैं, ठीक है जी। तो बात ये है कि जब आप अपनी सर्विस किसी बंदे से ले रहे हो ना, तो आपको चाहिए कि आप उसका हक अदा करें। अगर वो बंदा आपको सच्ची बात बता रहा है ना कि ये अंदर से ख़राब है, या ये सच्ची बात बता रहा है कि यार इसका टाइम दुरुस्त नहीं है, तो उसको उसके फेरे के पैसे ज़रूर दो, ताकि वो आइंदा भी आपके साथ सच बोलता रहे। तो ये सर जो मसाइल मैंने आपको चंद बताए ना, ये पाकिस्तान के मेजर टॉप के मसाइल है जिससे रिपीटिंग होती है। अगर आप इसको कवर कर लेना, आप देखेंगे कि आपकी रिपीटिंग शाज़ो नाज़र रह जाएगी इंशाल्लाह, जो आम बड़े फार्म्स पे होती है। अगला सवाल। इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मतलब कुछ लोग प्रोटोकॉल लगाते हैं, ठीक है जी, एक प्रोटोकॉल लगाए 7 डेज़ के बाद दूसरा इंजेक्शन लगाया और फिर ऐसे इंसेमिनेट कर दिया। और एक होती है कि नेचुरली अगर गाय हीट में आ गई, ठीक है, किसको आप प्रेफर करते हैं कि नेचुरली आए, या मतलब जैसे हम करते हैं कि आर्टिफिशियली उसको हीट में लेके आए फिर इंसेमिनेट किया, उसमें कौन से मतलब ये है कि परसेंटेजेस कितनी है रुकने की या ठहरने की, और बेस्ट वे क्या है? देखिए बात ऐसे है कि अगर आप जानवर का इंतज़ार ही करते रहेंगे ना कि हीट में आएगी तो हम इसको इंसेमिनेट करेंगे, तो फिर काम कर लिया हमने। अब मिसाल के तौर पे एक बच्ची आपकी 350 किलो की होगी, नहीं हीट में आ रही, क्या खिलाते रहेंगे उसे? या एक गाय आपकी उसको बच्चा दिए 2 महीने हो गए, अब क्या आप उसका इंतजार ही करते रहेंगे या हम बोले कि तो कुछ करेंगे? सर जी आपका जो टारगेट है ना फार्म पे कि साल में एक बच्चा लेना है, वो टारगेट पूरा नहीं होगा। अमूमी तौर पे फार्म्स पे जो पूरे फार्म का जो डाटा इकट्ठा करके बता रहा हूँ, एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक का जो फासला है 420 से 450 दिन तक होता है। अगर हम ये प्रोटोकॉल ना लगाएं तो ये चले जाएगा 600 500 600 पे। अब एक जानवर का अगर दरमियानी फासला बच्चा देने का इतना बढ़ गया तो फिर फार्म पे ना तो बच्चों की ग्रोथ होनी है, उस हिसाब से बच्चे इतने एडअप नहीं होंगे, दूध की मकदार कम हो जाएगी। इसलिए अगर कोई जानवर हम एक टाइम देते हैं, जैसे वच्छी को हम 325 किलो तक टाइम देते हैं, हीट में आ जाए, नहीं आती प्रोटोकॉल लगा देते हैं। गाय को हम टाइम देते हैं सर्दी के मौसम में बच्चा देने के बाद 45 दिन तक का, नहीं हीट में आती है हम प्रोटोकॉल लगाते हैं, मगर टाइम ही नहीं है।
ये जो है ना, अगर लोग समझते हैं कि टीका लगा के हम कोई कोई बहुत ही खतरनाक चीज छेड़ देते हैं, नहीं ऐसे नहीं है। ये भी एक प्रोसीजर है, एक हार्मोनल इंटरवेंशन है, जानवर को हीट में लाने का मुस्तनद और अच्छा तरीका है। और ये मैं बता दूं कि हम ये 2010 से कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार जिस गाय को टीका लग जाए वो दोबारा टीके के बगैर हीट में नहीं आती, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा दूध बढ़ाने का। इसका बड़े मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, हर डॉक्टर हर इंसान जो भी फार्मिंग करता है उसके अलग अलग तरीके हैं कि कैसे बढ़ाएंगे। कुछ मिनरल्स कहते हैं, फिर उसमें दो आते हैं, गर्मियों में कैसे मेंटेन रख सकते हैं और सर्दियों में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी दलिया दें, गंदम का जो दलिया होता है उसको दें, और कुछ कहते हैं कि यार दलिया नहीं देना क्योंकि जानवर अंदर से जकड़ जाता है, जकड़ा जाए तो फिर वो हीट में नहीं आता। तो इसका थोड़ा सा बता दें, और प्रोडक्शन मेंटेन कैसे रहे, मतलब डाइट प्लान थोड़ा सा ऐसे। देखिए मैं ना एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि जिसका काम उसको साझे। सुना आपने कभी कभी हमारी आवाम ने जिन्होंने साइकिल या मोटरसाइकिल रखे हैं, कभी घरों में पंचर लगाए? पंचर लगवाने किसके पास जाते हैं? डॉक्टर वो शॉप पे जाते हैं ना। कभी आपने खुद कपड़े सिए हो, दर्जी बन गए हो, कपड़े सिलवाने किसके पास जाते हैं? दर्जी के पास जाते हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई इंसान को कोई मसला मसाइल बन जाए, इलाज कराने कहाँ जाते हैं? तो बात ये है कि जिसका काम उसको साझी। अगर हमें पता है कि जानवर की खुराक जो है हमें नहीं पता क्या देनी है, तो हम वो बैठ के यहाँ पर तुक्के लगाते रहे, इनू दलिया पा दो, एनू जी हुन सोडा पा दो, एनू जी हुन तेल दे दो। मतलब तरह तरह के ना हम बेसिकली हमने बनाई हुई है अपने जानवरों की एक लेबॉर्ट्री। हम उन पे करते हैं टेस्ट, किए जाते हैं। ये बेचारे बेजुबान जानवर हैं, ये टेस्ट करवाते जाते हैं, करवाते जाते हैं, करवाते जाते हैं। सिंपल ना बात यहाँ पे है। देखें मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि देखें अपने जानवरों की खुराक मतवाजन करवाएं। आपको मैं एक बात बताऊँ, लोग हमसे, कल मैंने एक बंदे को फार्मूला बना के दिया, मुझे कहते हैं सर्दी का फार्मूला भी दे दो, गर्मी का भी दे दो। एक ट्रेंड है, मैं ये कैमरे के सामने बता रहा हूँ भाई, ये सर्दी गर्मी के फार्मूले नहीं होते। अगर हमारे पास पाकिस्तान में चीज़ों की अवेलेबिलिटी और प्राइस का मसला ना हो तो हमारा राशन पूरा साल एक जैसा रहता है। ठीक है, पूरा साल है। हम तब्दील थोड़ा बहुत कब करते हैं, जब हमारे पास चारा जात में कुछ अच्छे चारे अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे बरसीम जब आता है सर्दियों में, उसकी प्रोटीन हाई है, तब हम थोड़ा सा वनडे में चेंज कर देते हैं। अगर बरसीम नहीं है तो हम जनाब जो दिसंबर में दे रहे हैं हम वही जून में दे रहे हैं। एक बात कि खुराक सर्दी गर्मी कुछ नहीं है। आप गर्मी है तो जानवर को फैन शावर दें, सर्दी है तो इसको खैर सर्दी कहती कुछ नहीं है। अब बात ये कि एक तो खुराक है कैसी दें, नंबर दो आप कहते हैं बढ़ाना कैसे है। सर देखें, हर ब्रीड का एक पोटेंशियल है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पीछे सींग वाली गाय खड़ी है, इसको 20 से 25 किलो दूध करना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं आपको बंडा दूंगा ये 35 किलो कर जाएगी, इसका पोटेंशियल ही नहीं है। हमारा मकसद ये है कि खुराक लेके हम जानवर का पोटेंशियल लेना चाहते हैं। अगर ये गाय पीछे बैठी है वो सींगों वाली, मैं कहता हूँ इसको 25 लीटर करना चाहिए। अगर आप वो 25 लीटर ले रहे हैं तो आप अप टू डी मार्च कर रहे हैं। याद रखिएगा, दूध लेने के लिए एक खुराक मुतवाजन जो मैंने बताई, दूसरी जानवर का कॉम्फर्ट है। कॉम्फर्ट में भी जैसे मैंने बताया कि जानवर जहाँ बैठा है, नीचे रेत हो, नरम जगह हो, पंखे शावर की प्रोविजन हो, जानवर का टेम्परेचर नॉर्मल हो, जानवर का सांस तेज ना हो, कंफर्टेबल हो। या अगर सर्दी है तो गीली जगह पे ना बैठा हो, अगर सर्दी है तो। दो चीज़ें हुई। तीसरे नंबर पे जानवर की नस्ल है। अब ये तो देखा ना, ये खुराक जो हम डालते हैं फ्रीजन को, आपको क्या ख्याल है ये खुराक हम साहिवाल को देंगे तो मन कर जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। नस्ल के बगैर तो नहीं चल सकती। तो जानवर की मैनेजमेंट, जानवर की खुराक, जानवर की नस्ल, और चौथे नंबर पे है जानवर की सेहत। बीमार जानवर को जो मर्जी देते जब वो इनटेक ही नहीं करेगा, जब वो खाएगा नहीं तो दूध नहीं आएगा। तो इन चार चीज़ों पे जब तक काम नहीं कर लेंगे दूध नहीं आएगा। बाकी जो कहते हैं ना कि फलानी चाय दे रहे हो, जो गंदुम है ना, ये एक वनडे की आइटम हो सकती है, इसकी एक प्रोपोर्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छी आइटम है। मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करवाता कि इंसानों के खाने की आइटम, हम जानवरों को खिलाना शुरू कर देंगे कल को यहाँ कहत पड़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं गंदम की जगह पे मकई इस्तेमाल करवाता हूँ। मकई एक तो गंदम से है भी सस्ती है, दूसरा चूंकि इंसान उस तरह से खाते नहीं है इसको हम तो। लेकिन गंदम जो है आजकल चूंकि फार्मर कह रहा हमें रेट नहीं मिल रहा, घरों में संभाल के रखी हुई है, तो वहाँ पे अगर कोई हमें कहता है कि हमने डाल लिया तो उसको हम वनडे में एडजस्ट कर देते हैं। बहुत अच्छी आइटम है, इस्तेमाल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बड़ा कॉमन है आजकल, मिस्टाइटिस। ठीक है, इसकी वजूहात क्या हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है? ये बड़ा ही डेंजरस है, हमारे भी 2-3 जानवरों को हुआ है और बिल्कुल ही दूध छोड़ गए। मतलब 3-3.5 महीने से जानवर ने दूध ही नहीं दिया, और काफ़ी एक्सपेंस करने के बावजूद भी अभी भी 100% रिकवरी नहीं हुई। दूध तो आया ही नहीं है, अभी रिकवरी भी नहीं आई। इसका प्लीज़ थोड़ा सा।
देखिए बात वाला क्या है, बात ये है भाईजान के साड़ू ना हमारा मसला ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कॉर्पोरेट एरियाज पे, कमर्शियल एरियाज पे साड़ू हमारा मसला अल्हम्दुलिल्लाह है ही नहीं। दो तीन चीजों पे काम कर ले साड़ू नहीं आएगा। एक, जानवरों को बैठने के लिए साफ सुथरी जगह मिले, नंबर वन। नंबर दो, जानवर को आपने साफ सुथरी खुराक देनी, साड़ू नहीं आएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर लोग ना हर 4-4 महीने पर डिवर्मिंग कराते हैं, पेट के कीड़ों की दवाई। आपने मैंने कब कराई? पता ही कोई नहीं। क्यों क्यों नहीं कराते? आपकी खुराक भी बड़ी साफ सुथरी है, मेरी भी बड़ी साफ सुथरी है। तो जिस जानवर को आप साफ सुथरी खुराक देंगे, आप यकीन करें हम तो 3-3 साल डिवर्मिंग नहीं कराते वहाँ पे, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हर चीज़ तो साफ सुथरी दे रहे हैं। दो बातें होगी। तीसरे नंबर पे आपकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं। जानवर जब मिल्किंग पे जाए उसके थन साफ करें, थन साफ करने के बाद उसको टिश्यू से ड्राई करें, उसकी धारे मारे हाथ में, देखें यार किसी थन का फर्क तो नहीं, और फिर उसके बाद मशीन से चुवाई करने के बाद थन पे दवाई लगा दें। उसके बाद जानवर जब शेड में आए तो आगे खुराक पड़ी हो, जानवर आधा पौना घंटा खड़े होकर खुराक खाए। ये जो फौरी तौर पे मिल्किंग के बाद आगे जानवर बैठ जाता है तो उससे मेस्टाइटिस की जो शरह है वो बढ़ जाती है। और हर 10 दिन के बाद अपने फार्म पे सरफ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट करें, वो सरफ का सोल्यूशन लेके वो किया जाता है। वो अगर मैंने अपने चैनल पे वो करके बताया हुआ है, सरफ फील्ड टेस्ट कैसे करते हैं। आप इसको सरफ टेस्ट करके, सरफ टेस्ट बाय डॉक्टर मुजम्मिल लेके आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी, वो आप देख लें। वो हर 10 दिन के बाद टेस्ट करें, आपके फार्म पे साड़ू का नामो निशान खत्म हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास है वो 5-6 सेटअप है, तो टोटल उनकी जो गायें हैं ना, जो मिल्किंग वालियाँ मिला के 400 तो हो जाती हैं। हमारे पास एक आधा केस ही होता है साड़ू का, हालांकि इतना दूध करने वाले जानवर है। क्या है, काम टाइट रखा हुआ है। इसमें मिल्किंग मशीन का तो कोई असर उसमें शामिल नहीं है कि कोई मशीन में कोई मसला था, या इसका थोड़ा सा बता दें। और इसके साथ ही ये है कि बच्चों के पेट निकल आते हैं, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि प्रोडक्शन कैसे, बच्चों का दूध कितना पिलाना चाहिए, उनके डाइट प्लान या सारा इसका थोड़ा सा। देखिए मिल्किंग मशीन की अगर आप सफाई नहीं करेंगे ना, हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि सिवाई करने के बाद ना आम पानी से मशीन की सफाई कर देते हैं। मिल्किंग मशीन को जब आप इस्तेमाल कर लें, उसके बाद जिस पानी से उसको आपने वॉश करना है ना, वो गर्म होना चाहिए। 72 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होना चाहिए, हाथ नहीं लग सकता पानी को जिससे हमने उसकी वॉशिंग करनी है। फिर केमिकल मिलते हैं, 2 दफ़ा हम अल्कली से उसकी वॉशिंग करते हैं, 1 दफ़ा हम एसिड से करते हैं। अगर दिन में 3 दफ़ा मिल्किंग कर रहे हैं ना, तो 2 मिल्किंग पे अल्कली से वॉश करते हैं, तीसरी मिल्किंग पे एसिड से वॉश करते हैं। हमारे मिल्किंग पार्लर्स पे, डेयरी फार्म पे 40 से 45 मिनट का प्रोसीजर है मशीन साफ करने का, हर मिल्किंग के बाद होती है। अगर ये करना छोड़ देंगे तो जनाब साड़ू का ढेर लग जाएगा। हाँ, तो ढेर लग जाएगा साड़ू का जनाब। ठीक है जी, इसलिए मशीन की सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मशीन का जो कप लगाते हैं ना आप थन को, उसको भी एक ख़ास टाइम के बाद चेंज करना होता है। 2500 चुवाइयाँ कराने के बाद वो चेंज करना होता है। फार्मर ज़रा सोचें कि कितने अरसे से वो मिल्किंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, 1.5, 2, 3 साल से किसी ने यूज चेंज किया है। ठीक है, जब वो चेंज नहीं करेंगे तो वो लीक हो जाते हैं, फट जाते हैं, वैक्यूम जो है उसका डिस्टर्ब हो जाता है, सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती, साड़ू ही साड़ू हो जाता है। तो ये चीज़ है। आगे अब आपने बात की कि बच्चों का पेट लटक जाता है। देखिए बच्चों की जो पेट है ना, जिस्मानी वजन का 10% जो है आपने खुराक देनी है, और दूसरे नंबर पे मतलब पहले दूध देना है। बच्चे को आपने पहले जो 5 महीने हैं ना तो ज़रा तूड़ी देनी है, ना चारा तो देना ही नहीं, सब सारा चलो दे रहा ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो आप काफ स्टार्टर बनाते हैं ना, 10 किलो काफ स्टार्टर, उसमें सिर्फ पाइया या 300 ग्राम तूड़ी डालते हैं बस। बच्चे के आगे पड़ी रहे, बच्चा खाए, किलो खाए, 1.5 किलो खाए। हमारी कोशिश होती है बच्चे का जब दूध बंद करे ना, तो 1.5 से 1.25-2 किलो खा रहा हो। जब बच्चा 3 महीने से ऊपर हो जाए तो थोड़ी सी तूड़ी की मकदार बढ़ा दें, तो पाइया फी हेड शामिल कर दें, और उसके साथ जो है आप उसका फिर दोबारा जो है वनडे की मकदार बढ़ा दें। जब वो 6 महीने का हो जाएगा ना, फिर आप उसको डालें, चारा भी डालें, सब्ज़ चारा भी डालें, आप उसको साइलेज भी डालें, जो मर्जी डालें, उसका पेट फिर नहीं लेट गया। ये 6 महीने अगर आप ऐसे चल जाएं, हमारे अभी आपकी मैंने खुरली देखी है तो तूड़ी पड़ी हुई है, ये जनाब तूड़ी खाएंगे तो पेट लटकेंगे। जब उसने खानी तूड़ी है, ज्यादा तूड़ी से भी लटकेंगे और सब्ज़ चारे से भी लटकेंगे। तो ये दोनों जो है इस पे बैन लगाने की जरूरत है। हमारे फार्मर की कोशिश होती है कि यार साढ़े ना बच्चे छोटे ने, बस छोटी छोटी पट्टे खान लग जाए, वो पट्टे डालते डालते जनाब जो है हमने आज अपनी ब्रीड को इस मुकाम पे पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच। 1-2 क्वेश्चन और हैं, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा ये था कि सरसों का तेल कुछ लोग कहते हैं कि ऐड कर दें,
मतलब वंडा है, या जैसे एक कप पर जानवर 250 ग्राम, एक इसका थोड़ा बता दें इसकी क्या अफादियत है। दूसरा कुछ लोग कहते हैं जी मीठा सोडा भी ऐसे छिड़काव करना चाहिए, इसका ही बता दें। तो बस ये 2 क्वेश्चन। देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज़ की, ये सरसों का तेल हो गया या मीठा सोडा हो गया, सर जो आपको मैं वनडे का फार्मूले बना के देता हूँ ना, उसमें हर चीज़ की रेशो बैलेंस की होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम खुराक खाते हैं ना, तो हमारी खुराक में रोटी, सालन या कोई डेज़र्ट आ जाती है, तो हमें हमारा पूरा का पूरा जो है हमारा निज़ाम पूरा हो जाता है। इसी तरह जानवर की खुराक में हम हर चीज़ को बैलेंस कर देते हैं, उसके अलावा उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। मेरा तो मसला ये होता है कि तेल की बजाय ना आप बाईपास फैट दे लें, मुझे ज़्यादा बेहतर है। 84% दे लें या 99% दे लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आजकल रेट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो बजाय इसके कि आप सरसों का तेल दें, आप बाईपास फैट दे लें, ठीक है। और बाईपास फैट जो है हमने ऑप्शनल रखी हुई है, मतलब दूध की पैदावार के एतबार से जानवर दूध ही 15 किलो दे रहा है, उसको तेल या बाईपास फैट दे के आपने पैसे ही ज़ाया करना, ठीक है ना। बात समझ मेरी आप। इसी तरह ये आप ऐसे समझ लें, मेहरान रखी हुई है, एफएक्स गाड़ी रखी हुई है आपने, उसमें आप जाके हाई ऑक्टेन तेल दिलवा दें। चले V8 आपने रखी है, आपने अल्टस रखी, फिर तो समझ आती है कि चलो यार तुसी इंजन का बड़ा ख्याल कर रहे हो, हाई ऑक्टेन पे आ रहे हो। अब एक जानवर का दूध ही 15 किलो हो, आप कहते मैंने उसको बाईपास फैट देनी, वो खाएगा, मोटा हो जाएगा, दूध नहीं देगा, तो हमने मोटा तो करना नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो मीठा सोडा है, मीठा सोडा हम कोशिश करते हैं अपनी डाइट में शामिल करने के लिए, क्योंकि जो मैं वनडे का फार्मूला देता हूँ ना, उसमें एक बड़ी मिकदार होती है मकई की, और जो लोग साइलेज डालते हैं मकई वाला, जिसमें छल्ली नहीं उतरी होती, उसमें भी एक बड़ी मिकदार दाने की होती है, तो वहाँ पर मीठा सोडा हम डाल देते हैं और हमारी खुराक के अंदर ये शामिल होता है। इसको डालना चाहिए, इससे होता है कि मैदे की जो तेजाबियत है ना जानवर में, वो नहीं होती। मेरी तरफ से ये लास्ट क्वेश्चन है, जैसे हम जैसे छोटे फार्मर्स हैं, मोस्टली ये क्या करते हैं कि चलो 10 जानवर रख लिए, 20 जानवर रख लिए, कोई 30 भी ऐसे रख लेता है, और कहीं पे ये होता है कोई शेड का साइज़ थोड़ा सा इस पे आप बता दें कि ये 20 जानवरों के लिए आइडियल जगह कितनी हो सकती है, साइज़ वाइज और हाइट वाइज थोड़ा बता। सर मैं ना इसके ना नक्शे बना के देता हूँ। मैंने कल भी एक फार्मर को नक्शा बना के दिया, वो थोड़ा सा मैंने उसके साथ मजाक किया, उसने मुझे जगह दी, कहता नहीं मुझे ये शीट बना दो, मुझे इसमें स्टोरी बना दो, मुझे इसमें ये भी कर दो, मुझे इसमें वो भी कर दो। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार एक राना एजाज है, वो यूट्यूब पे ना उसके सेशन आते हैं और वो कॉल्स करता है, प्रैंक कॉल्स। तो मैंने कहा, उसने कॉल की थी एक मिस्त्री को, उसने कहा था जी कि ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਆਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਥਾਂ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, 4 ਕੋਚੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ स्विमिंग पूल भी बनाना है, गराज भी बनाना है, मेहमाना के उठन बैठन जगह बनानी है। वो मिस्त्री पूछता है कि जगह कितनी है, कहता जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 1 मरला है। वो जनाब प्रैंक कॉल थी ना। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये आपने मुझे जगह थोड़ी सी दी है, अब आप कहते हो मैं इसमें हाथ से हटा दूं। मैं कहा यार बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे तो समझ नहीं आती। तो जो आपका मैप का डिज़ाइन है, उस मैप के डिज़ाइन में ना सबसे पहले मुझे जगह बतानी है, ठीक है जी। आपने मुझे जगह बतानी है कि शर्कन, गरबन, शमालन, जनूबन कितनी जगह है, फिर उसमें देख के आपको डिज़ाइन करके देंगे कि आपके लिए जो बेहतर शेड है वो कैसे बनेगा, ठीक है। डायरेक्शन दे के, डायमेंशन दे के। जैसे मैं अगर बताऊँ, हमने अपने फार्म पे या जो बनाया है, हमारे पास 4 केनाल जगह थी, तो मेरे पास जो जगह थी वो शर्कन गरबन थी 75 फुट, शमालन जनूबन थी मेरे पास 45 फुट। तो मैंने उस हिसाब से एडजस्ट करके अपना शेड बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह जानवर खड़े हैं, बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मैं फार्मर से कहूँगा कि अपने शेड का डिज़ाइन जो है कभी किसी दूसरे बंदे को देख के आप फॉलो ना करें। अगर जगह तो है खुली डुली, तो एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन शेड का मौजूद है, मैंने उस पर कई दफ़ा सेशन भी किया, वो आप देख सकते हैं कि अगर तो जगह खुली है, आपके पास जगह का कोई मसला नहीं है, तो फिर तो वो स्टैंडर्ड डिज़ाइन अप्लाई होता है। अगर आप कहते हो कि नहीं यार मेरे पास जगह इतनी है, तो फिर उस जगह को शमालन, जनूबन, शर्कन, गरबन देखने के बाद डिज़ाइन किया जाता है कि इस तरह से करके जो है हम शेड बनाएं। क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये होती है कि शेड जब बने ना, तो कल को ये मसला ना बने को यार ये तो जनाब वलैती गाइयाँ तो रख नहीं सकते, वो यार ये तो बच्चियों के लिए ठीक नहीं है, वो यार कुर्बानी के जानवर नहीं रख सकते, वो यार बच्चा किधर रखा। मतलब एक दफ़ा बना लें, बाद में सवाए खोतों घोड़ों के जो मर्जी रख दें, ठीक है। शेड ऐसा होना चाहिए। थैंक यू सो मच भाई, शुक्रिया आपका। वालिद साहब से पूछ लें अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरी तरफ से। जी बुजुर्गो, आपका कोई सवाल है कोई कि काफ़ी हो गया? बस
काफी हो गया, बस मेहरबानी आप। आपकी जो तबीयत है ना बड़ी वो हंसमुख सी है। हाँ, माशाल्लाह, आप बहुत खुशी हुई आप आए, हमने बुलाया आपको। बस सिर्फ यही पूछना था, अभी छोटा फार्मर है हम, और थोड़ा सा बेहतरी हो जाए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको कामयाबी दूसरा अता ये औदियों में वो डालते हैं चूना, चूना डाल। उसका क्या, उसके बारे में क्या ख्याल आप? मैं आपको बताऊं ये होदियां में ना चूना, हम जैसे आपकी जो होदियां बनी हुई है जी। ये आपने सीमेंट की बनाई हुई है, इसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाता है, हाँ, उल्ली लग जाती है, तो हम इनको साफ करते हैं चूने से, सही। ठीक है। लेकिन अब ये ट्रेंड ये है कि अब फार्म पे जो खुरली बनाई जाती है ना वो बनाई जाती है पत्थर से। जो आपके जो वजू खाने में लगे होते हैं ना पत्थर, टाइल्स वगैरह, वो फिर आप पानी निकालो एक दफा कपड़ा मारो साफ है। जो चूना है ना सर, अगर तो आप इस नीयत से डाल रहे हो कि जी जानवर के पेट में जाएगा कैल्शियम मिल जाएगा, बात ये बुजुर्गों के इतना पानी है 200 लीटर, उसमें आपने चूना डाल दिया, अब आप किस जानवर को बताओगे यार तू 3 लीटर तो ऊपर नहीं पीना, समझाए मुझे, बता सकते हैं जानवर को? जानवर कोई ज्यादा पिए वो कम पिएगा, मकदार तो बढ़ गई। ये हम खुराक में शामिल कर देते हैं, जरूरत के मुताबिक हम जो चूना डालना भी हो ना हम उसको खुराक में एडजस्ट कर देते हैं, ताकि खुराक जो है वो जानवर अपनी खाए और अपनी जरूरत को पूरा करे, ठीक है। और कोई सवाल है जी आपका? अब मैं एंड पे एक सवाल आपसे करूंगा कि आप माशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी है, क्या आपको शौक चढ़ गया इसका? लोग तो जो बाहर जाते हैं माशाल्लाह आपके पास ग्रीन कार्ड भी है, तो लोग तो पाकिस्तान से भाग रहे हैं जनाब, आप फिर पाकिस्तान की ये तरफ आ रहे हमारा शौक है, हम इसके माँ बाप है ना, हमारा शौक है शुरू से, क्योंकि हम ये जानवर रखते आए हैं। हैं, मतलब वो आपकी वजह से लगे हाँ, हमारी वजह से इनका दिल लगा रहता है, और थोड़ा बहुत शुगर चल रहा है, और कुछ सही नहीं। सही सही। हाँ, सिर्फ एट दी एंड मैं चाहता हूँ कि बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आपको ये 2 साल तो हो ही गए मेरे साथ, हो गए ना, 2-3 साल। और आपको समझ आ रही है कि अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं है, किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है, आपको सब्सिडी है फार्मर को। आपका एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, अरसा हो गया आपको अमेरिका में रहते हो, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड, ये आप कह सकते हैं इस वक्त दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्री इस वक्त वही है, तो वो रूल कर रहे हैं मूडीज के मुताबिक इस वक्त पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया। तो आप चूंकि एक लंबे अरसे से एक डेवलप्ड माशरे में रह रहे हैं, तो आप हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम देंगे कि यार इस फार्मर को किस तरह वो सब्सिडाइज कर सकते हैं, कैसे फार्मर की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकते हैं, आपका मैसेज जो है हायर अप्स को जाएगा, हो सकता है वो इसको कंसिडर करें। थैंक यू जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि समटाइम्स कोई भी गवर्नमेंट आती है वो कोशिश करती है, पर उसमें ये होता है कि दरमियान में जो मिडिल मैन होता है ना, वो स्मॉल फार्मर के पास वो जो फैसिलिटीज जो आने ही नहीं देता जी, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इन शॉर्ट वे करप्शन, ठीक है ना जी, उसको कंट्रोल हो जाए अगर। पर ये जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है ना, स्मॉल बिजनेस, ये बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की। अमेरिका में इसका अलग से इदारा बना हुआ है, SBA के नाम से, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। वो सपोर्ट भी करते हैं, वो लोन्स और ग्रांट भी देते हैं। ग्रांट का मतलब ये है कि आपको पहले वो लोन देंगे $15,000 फॉर एग्जांपल, फिर आप अप्लाई करोगे बैंक के थ्रू कि भाई मैंने यूज़ कर लिया, किस लिए, मैंने फार्मिंग में यूज़ किया, एनिमल्स का ट्रीटमेंट के किया, फिर वो ग्रांट माफ़ हो जाती है। यस, ग्रांट का मतलब ये होता है कि वो माफ़ हो जाता है। ये तो सब्सिडी पूरी पूरी होगी जी, 100%। एक्चुअली कोविड में जैसे अब मुझे खुद भी मिली थी तकरीबन $20,000 की, अच्छा मेरे बिजनेस को। वो पहले लोन की शेप में होता है, फिर आप कहते हैं जी देखो जी मैंने ये इस्तेमाल किया, मैंने ये इंश्योरेंस पे किया, ये किया और मेरा काम था नहीं, तो वो बैंक ने 100% माफ़ कर दिया। अब बैंक को कहाँ से मिलेगा? US गवर्नमेंट की तरफ से। तो US गवर्नमेंट देगी SBA को, SBA मतलब बैंक, और बैंक फिर हमें, मतलब एक पूरी चेन बनी हुई है। तो ये फार्मर्स के लिए मतलब पाकिस्तान में अगर कुछ 10% भी ऐसा कुछ हो जाए या 5% भी, तो इंडस्ट्री ये बहुत आगे जाएगी। और प्लस ये है कि आबादी इतनी बढ़ रही है पाकिस्तान की, फूड सिक्योरिटी का इतना इशू है, स्टंटिंग ग्रोथ का बहुत इशू है। सिंध में दूध ही मतलब आपको नहीं मिलता है, शहरों में दूध कैसा है, ठीक है ना, वॉशिंग मशीन में दूध बन रहा है ना जी, सरफ से, खाद से। अगर मतलब सपोर्ट होगी तो लोग जानवर रखेंगे, रोज़गार होगा, खुशहाली आएगी, और ये है कि हमारा दूध का मसला ये हाल हो सकता है। ये थोड़ा सा मेरा शॉर्ट पैगाम। ये तो इन्होंने हमें हैरान कर दिया बता के जनाब, ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है, तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है।
कि जनाब आपको पहले लोन दिया, बाद में जनाब वो लोन आपको बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया। सच मतलब आप कह लें कि आप कह सकते हैं कि अपने सिटीजन्स का वो कितना ख्याल रखते हैं, उनको वाकई काउंट करते हैं कि वो सिटीजन्स हैं। बहरहाल जी, मैं एट दी एंड गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि हमारा छोटा फार्मर जो है ये ख़त्म हो रहा है जी। मैं आपको बता रहा हूँ, पोल्ट्री में ख़त्म हो गया, नील हो गया, इस पर सिर्फ कंट्रोल शेड ही है, छोटा फार्मर नील हो गया। ये जो डेयरी है ना जी, अब इसमें ख़त्म होना शुरू हो गया। अगर आज आप कोई पॉलिसी बनाएंगे तो ये छोटा फार्मर स्टे करेगा, वरना ये नस नुस जाएगा। और फिर ख्वाब होगा, ख्वाब ड्रीम होगा किसी बंदे का खालिस दूध पीना और रॉ मिल्क पीना, ये लोगों का ख्वाब रह जाएगा। अभी भी लोगों को शहरों में दूध कोई नहीं मिलता। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो भी कोई पॉलिसी लेकर आए, स्मॉल फार्मर्स को जो है आप उसमें जेल में रखें। जैसे अभी एक पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है कि वो स्कूल्स में बच्चों को दूध पिला रहे हैं। अब ये दूध कहीं से तो आ रहा है आपसे भी तो लिया जा सकता है ना। अगर कोई ऐसा स्कीम बन जाती कि ये दूध जो है जो स्कूलों में पिलाया जा रहा है, बजाय इसके कि ये इसकी जो कलेक्शन है बड़े सेटअप से की जाए, अगर छोटे सेटअप से दूध लिया जाए, जगह जगह चिल्लर लगा दिए जाएं, यूनियन काउंसिल लेवल पे फार्मर को अच्छी प्राइस मिले, आगे बच्चे खालिस दूध पिए, तो पूरा पाकिस्तान यकलख्ती ग्रो करेगा। मतलब जी ये बात लंबी होगी, इनका बहुत शुक्रिया टाइम देने का, और अगेन वंस अगेन शुक्रिया कि ये सारे सवालात इन्होंने रिकॉर्ड करवा दिए। तो ये सदका जारिया के तौर पर जी आप इंशाल्लाह आपके काम आएंगे। और एट दी एंड हमारे फार्मर्स के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह इनको कामयाब करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।